नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। यूएन में रची गई एक साजिश, ट्रम्प के खिलाफ जो सीक्रेट सर्विस करेंगे इसकी जांच। आखिर क्या ऐसा कारण रहा जाके जो यूएन में ट्रम्प के साथ ऐसा क्या हुआ जाके जो ट्रम्प यूएन की जांच के विषय में बात कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो आप देखिए, ठीक है। ये है यूएन, जो यूएन में जो जहाँ पे ये सभा हुई थी, जहाँ पे ये चर्चा हुई थी जाके, ठीक है। यहाँ पे संबोधित हुआ था यूएनजी से, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यह 80वीं सेशन हुआ था इसका, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ट्रम्प डिमांड इन्वेस्टिगेशन और ओवर एस्केलेटर टेलीप्रॉम्प्टर, ठीक है। इन विषय पे आखिर क्या वजह हुई जाके जो ट्रम्प इसकी जांच कराने के लिए बोल रहे हैं। देखो, यूएन में 3 बार इनके साथ ऐसी साजिश हुई जाके जिसपे इन्होंने जांच की मांग कर दी है, और अमेरिकी जो सीक्रेट सर्विस है उसमें शामिल रहेगी उस जांच में, ये उन्होंने कहा है। अब ये हुआ क्यों? ये बुधवार को ये हुआ था। इन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पे ये पहले तो इन्होंने नज़रअंदाज किया, फिर बाद में इन्होंने जब रियलाइज़ किया तब इन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पे एक मैसेज डाला, और उन्होंने कहा यूएन को अपने आप में शर्म आनी चाहिए। कल संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसी घटनाएं हुई जाके। ट्रम्प ने तीनों घटनाओं का जब जिक्र किया, उनमें उसमें एक एस्केलेटर का रुक जाना, टेलीप्रॉम्प्टर का खराब हो जाना और असेंबली हॉल के साउंड सिस्टम की गड़बड़ी होना, इन सभी को यूएन महासचिव को पत्र लिखकर तुरंत जांच की मांग की, और कहा कि एस्केलेटर के सभी सुरक्षा कैमरे और कैमरों की इमरजेंसी स्टॉप बटन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए, क्योंकि सीक्रेट सर्विस की जो जांच है वो जरूर करेंगे। ऐसी घटना उनके साथ हुई है। तो देखिए, पहली घटना क्या हुई थी। ये जब यूएन में अंदर अपने भाषण देने के लिए जा रहे थे, स्पीच देने के लिए जा रहे थे, तो अचानक जो एस्केलेटर है, एस्केलेटर जब जहाँ पे नहीं जैसे जीना पे चढ़ते हैं, तो जब जीना पे जैसे चढ़ते हैं तो एस्केलेटर वो एकदम में वो इलेक्ट्रिक वाला था, तो जैसे ही उस पर चढ़े तो एस्केलेटर बंद हुआ। पहली ये घटना हुई जाके जिसमें इन्होंने कहा था, ट्रम्प ने कहा था कि ये बताया था एस्केलेटर अचानक रुक गया। ट्रम्प ने कहा कि यदि वे मेलोनी हैंडल ना पकड़े होती तो गिर जाती। और तो हादसा, मेलोनी यानी कि ट्रम्प की जो वाइफ, ये राष्ट्रपति हैं, तो ये फर्स्ट महिला हुई जाके, तो ये भी जा रही थी उनके साथ में, तो वो गिर जाती। दूसरी घटना इनके साथ हुई जाके जब ये यूएनजीसी में भाषण दे रहे थे 80वें सेशन का, ठीक है। तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। तो एस्केलेटर के पहले बंद होना, इसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर का खराब होना, तो इसके बावजूद भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इन्होंने 57 मिनट का इन्होंने भाषण दिया जाके। अब टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है इसके बारे में आप सोचिए, कि ये बड़े बड़े जो लीडर हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, तो टेलीप्रॉम्प्टर इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आखिर क्यों? ये देखिए, अगर उस टाइम पे अगर जब टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, अगर ये अपने नोट्स ना ले जाते, नोट्स ये ये अपने नोट्स, अपनी डायरी ना ले जाते, तो ये स्पीच नहीं कर पाते यूएन में, ठीक है। तो ये डायरी से इन्होंने स्पीच अपने फिर 57 मिनट का भाषण दिया जाके, ये होता है टेलीप्रॉम्प्टर, ठीक है। ये टेलीप्रॉम्प्टर होता है इस तरीके का। ये अब देखिए, जब कोई चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, तो सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, जिससे लोग पढ़ के और अपनी स्पीच देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लीडर हैं और डेली मीटिंग होती रहती है, डेली भाषण दिए जाते हैं, तो उनको इतना याद नहीं रहता, तो उसके लिए टेलीप्रॉम्प्टर होता है, इसमें सारा कुछ लिखा होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ वो अपनी स्पीच को सही से कर पाते हैं और बिना किसी गड़बड़ी के। आपको लगता है, हम लोगों को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ में एक टेक्नोलॉजी होती है जो काम करती है, ये होते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, ठीक है। ये देखो, जैसे अपने मोदी साहब हैं और इनके साथ में ये टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए हैं, ठीक। इसमें सारी चीज़ें आती रहती हैं, और ये टेलीप्रॉम्प्टर एक नहीं लगा होता है, इस साइड भी लगा होगा, दूसरी लेफ्ट साइड, राइट साइड और फ्रंट में भी, तीनों साइड टेलीप्रॉम्प्टर लगे होते हैं। जिधर मुंह घुमाएंगे उधर उनकी नज़र पड़ेगी, और सेम चीज़ वो रिकॉर्ड वहाँ पे चल रही होगी, और वही देख के वो स्पीच करते हैं। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर होता है, जैसा कि आपने देखा होगा। और ये देखो आप पत्रकार, ये देखो पत्रकार अपनी स्पीच पढ़ रहे हैं और टेलीप्रॉम्प्टर से इसको देख रहे हैं, ठीक है।
अब टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है, इस तरीके का होता है। यहाँ पे देखो ये सारे चल रहा है, इस तरीके का। न्यूज़ स्टूडियो या जो टीवी में एंकर जो होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्मों में जो डायलॉग बोलने के लिए उसमें इस्तेमाल होता है। नेता को भाषण देने में उसमें इस्तेमाल होता है। मीटिंग या प्रेजेंटेशन में जो बिज़नेसमैन वाले होते हैं, ठीक है? मीटिंग-वीटिंग वगैरह होती है, उनमें ये इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो तीसरी अब वो उनके साथ जो घटना हुई, क्योंकि पहले एस्केलेटर बंद हुआ, दूसरी बात टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, तीसरी घटना इनके साथ और हो गई आगे। भाषण के बाद सभा हॉल में साउंड सिस्टम बंद हो गया, जिससे दुनिया के अन्य नेताओं को ट्रम्प की बात सुनने के लिए ट्रांसलेटर के जो ईयरपीस का सहारा लेना पड़ा। और ट्रम्प ने बताया, भाषण के बाद मेलोनी ने कहा है कि मैंने एक शब्द भी नहीं सुना था। आप सोचिए, मेलोनी मतलब ट्रम्प की जो वाइफ है, उन्होंने ये कहा था कि मैंने एक शब्द भी नहीं सुना है, ठीक है? तो इनका 3 घटनाएँ हुई जाके, साउंड भी बंद हो गया जाके, तो लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा कि उनने बोला क्या है। तो इसमें साजिश रची जा रही है, ऐसा तो नहीं है रूस ने कुछ ऐसा किया हो, या मान लो इजराइल ने इसी तरीके की कुछ घटना की हो, क्योंकि इजराइल ने पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इजराइल लेबनान में तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह उसका पेजर इजराइल के ही तो देन थे, हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें लगा दी और पेजर मतलब फट गए जाके, कई लोग उसमें घायल हुए जाके, समझ रहे हो? जो आपने पुष्पा मूवी में देखा होगा, पुष्पा मूवी में जो पेजर लिए घूमता है जंगलों में, ठीक है? वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, तो वो सब ऐसे ही लोग तो रखेंगे, हिडन लोग, ऐसे ही लोग रखते हैं। तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह का जब पेजर धमाका हुआ जाके, तो वो करवाया किसने? इजराइल ने ही कराया था। तो शक गहरा रहा कि या तो किसने कराया, कुछ तो बात होगी, कुछ तो साजिश होगी। तो इसलिए मतलब उन्होंने कहा कि जांच करवाना जरूरी है कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों हुई, ठीक है? तो ये सब चीज़ हुआ जाके, और उस टाइम पे जब ये घटना हो रही थी, तो जो रसिया के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने जब उनको मतलब सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो अंदर जब हॉल में बैठे, तो वो कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे थे, वो आप दिख रहे हैं, ये देखो, कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे थे। ये देखो यूएन की जो कर रहे थे ये, इनके साथ नहीं हुआ, इनके साथ तो ये घटना हुई जाके, लेकिन और भी लोगों के साथ घटना हुई, इनके साथ लगातार 3 घटना हुई जाके, लेकिन और लोगों के साथ घटना हुई, जैसे माइक का बंद होना, ये है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामपोसा, इनका भी माइक बंद हो गया था। ये है, जो टर्की के जो अर्दगन है, जो तुर्की बोला जाता है, टर्की बोला जाता है, ठीक है? टर्की देश के अर्दगन है, ठीक है? इनका माइक मतलब बंद हो गया जाके, ठीक है? और इसके बाद इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है? इनका मतलब माइक बंद हो गया जाके। तो ऐसी घटनाएं हुई जाके, ठीक है? लेकिन उनके साथ में लगातार ये घटना हुई जाके, तो जो यूएस जो सीक्रेट सर्विस है, उसने मतलब इस चीज़ की जब जांच की, तो कुछ ही ऐसी संदिग्ध निकली है जिसको उन्होंने डिसमेंटल किया है। अब आप देखिए, जो है सीक्रेट सर्विस डिसमेंटल टेलीग्राम थ्रेड, सॉरी टेलीकॉम थ्रेड अराउंड यूएन, ठीक है? तो ये सब निकले हैं, सिम वगैरह ये सब चीज़ निकली हैं, सर्वर ये सब चीज़ निकले हैं। तो ऐसी दिक्कतें आई हैं, तो उनको फिर डिसमेंटल किया गया है। ट्रम्प ने सबसे ज़्यादा जो भाषण दिया है, ऐसा नहीं है, मतलब यूएन में देखो टाइम यूएन में दिया जाता है 15 मिनट का भाषण देने का, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा भी भाषण दे देते हैं। अभी तक देखा गया है, इन्होंने तो 15 मिनट का जो समय था, उन्होंने 56 मिनट निकाल दिया था बोलते बोलते। तो अगर देखा जाए, अगर इतिहास में पहले भी 1960 में क्यूबा के नेता थे जो फिदेल कास्त्रो, उन्होंने 269 मिनट यानी कि 4.5 घंटा भाषण दिया था यूएन में। और फिलिस्तीन के नेता जो थे आयर अराफात ने 1974 में 1.5 घंटा का भाषण दिया था। 2009 में लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद गद्दाफी ने भी मतलब 1.5 घंटा का भाषण दिया था, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि हाँ, बिना मतलब टेलीप्रॉम्प्टर के ये 56 मिनट बोल गए हैं। और पहले भी ये वक्ता जो ट्रम्प थे, ये पहले वक्ता थे, ठीक है? ये एंकर रह चुके हैं, तो इनको तो अभ्यास था ना इस चीज़ का बोलने का। ट्रम्प बोले, अमेरिका में जल्द मतलब 17 ट्रिलियन निवेश आने वाला है। ट्रम्प ने कहा, अमेरिका में पूरी दुनिया में से निवेश आ रहा है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, जल्द ही $17 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, क्यों ना होगा। हाँ भाई, इतना तो उसने मतलब टैरिफ लगा रखा है लोगों से, तो पैसा तो आएगा ही, ठीक है? बढ़ा दिया, और पूरी दुनिया के लिए बढ़ाया है। अवैध तरीके से अमेरिका में जो घुस रहे हैं, उनको उनका बुरा बुरा अंजाम होगा। जो अवैध प्रवासी हैं, उनके लिए बोले हैं, जो इन्होंने बताया सरकार के कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर
जो लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसेंगे उनका बुरा अंजाम होगा। उन्होंने जो अल सल्वाडोर है उसके बारे में बताया है, उनकी तारीफ की है और कहा है सरकार ने हमारे देश में घुसने वाले क्रिमिनल को पकड़ने का अच्छा काम किया है। और ट्रम्प ने कहा पिछले प्रशासन के दौरान यह संख्या बढ़ रही है और लेकिन अब उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है। और ये मतलब यूएन में एक चीज फिर दोबारा से बोल गए हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प ने दुनिया में 7 जंग रोकने का क्रेडिट लिया है। इन्होंने कहा है कि हमने 7 जंग रुकवाई हैं, कौन सी जंग रुकवाई हैं इसकी अब बताते हैं। और इन्होंने एक चीज और कही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा है भारत और चीन रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन जंग की फंडिंग कर रहा है। ठीक है। ट्रम्प ने बताया 7 जंग कौन कौन सी हैं। ठीक है। हाँ, इस फंडिंग की बात करेंगे, भारत चीन और रूस की इस फंडिंग के बारे में बात करी जाएगी। तो अब इन्होंने जो 7 जंग बताए थे, कंबोडिया बताए थे, कंबोडिया और थाईलैंड की, कोसोवो और सर्बिया की, कांगो रवांडा की और पाकिस्तान भारत की। फिर इन्होंने कह दिया, जबकि अब भारत भी डिनाई कर चुका है इस चीज़ के लिए, संसद में बैठ के डिनाई कर दिया है कि किसी भी देश ने हमारी मध्यस्थता नहीं कराई है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है, कॉल पर भी कह दिया है, लेकिन अगला बंदा मान नहीं रहा। ठीक है। अर्मेनिया अजरबैजान की करवाई है। ठीक है। इन सब युद्ध को ये कह चुके हैं, हमने 7 जंगें रुकवाई हैं। और एक चीज और इन्होंने कहा है, यूएन ने जंग खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया है। मतलब यही काम करेंगे, यूएन क्यों करेगा? यही काम करेंगे ना। ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र पर आरोप लगाया कि दुनिया भर में चल रहे जो युद्ध है, युद्ध पैदा तुम करो और यूएन जाके समाप्त करे। कोई खास काम नहीं किया है। उनका दावा किया है कि कई ऐसे युद्ध है जिन्होंने खुद खत्म करवाया है, जबकि जिम्मेदारी यूएन की होनी चाहिए थी। युद्ध ये कराए। ठीक है। अफगानिस्तान में कराए। ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन का कराए, यूक्रेन और रूस का कराए, करा तो यही रहे हैं। और ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं? यूएन पे। तो अब देखिए, आगे आपको चलते हैं। ट्रम्प बोले हर कोई चाहता है कि मुझे नोबेल पीस मिलना चाहिए। ठीक है। इनको यही चाहिए कि इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाए। ठीक है। क्योंकि इन्होंने जंग रुकवाई है, 7 जंगें रुकवाई है, इसीलिए इनको नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए। कई बार ये बोल चुके हैं। ठीक है। ट्रम्प ने कहा हर कोई कहता है कि मुझे इन कामयाबियों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन मेरे लिए असली पुरस्कार यह है कि लाखों लोग अब जंग में नहीं मारे जाए। ट्रम्प ने कहा मुझे इनाम की नहीं बल्कि जान की बचाने की परवाह है। अब आपको अगले सेशन में जब करेंगे तो आपको बताएंगे ये एक जंग और स्टार्ट करने वाले हैं और नाटो और रूस के बीच में जंग होने वाली है। ये करवाने वाले हैं। ठीक है। मुनीर ने ट्रम्प के लिए मांगा था नोबेल पुरस्कार। जब मुनीर जी व्हाइट हाउस गए थे तब उन्होंने मतलब कहा था कि हाँ अच्छा काम किया है, और उनको भारत और पाकिस्तान की जो मध्यस्थता कराई, मतलब कि वो भारत तो मतलब डिनाई कर चुका है, पाकिस्तान वाले कह रहा है कि हाँ तुमने मध्यस्थता कराई है और तुम्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है। और इसीलिए मतलब जो नेतन्याहू, जो इजराइल के जो पीएम है, उन्होंने मतलब कैसे कर रखा है। ठीक है। इन्होंने भी बोला है कि हाँ शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अब ये जो पुरस्कार है ये कैसे मिलता है, क्या होता है? नोबेल पीस प्राइज जो है इसको नॉमिनेट कैसे किया जाता है? नोबेल पीस जो प्राइज है ये शांति पुरस्कार के लिए किया जाता है। जब कोई देश शांति की राह पे चलता है तो उसको नोबेल पीस पुरस्कार दिया जाता है। इस तरीके से नहीं जो लड़ाई कराए और इसके बाद कहे कि हाँ मैंने मतलब शांति करवा दी, शांति का ख्याल करवा दिया है। इसमें आप देखिए व्यक्ति किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। सिर्फ वही लोग नॉमिनेट कर सकते हैं जो नोबेल कमेटी की तरह से अधिकृत हों। मतलब जो नोबेल कमेटी ही इसको अधिकृत करती है, इसके बाद उसको मिलता है। अब कर कौन सकता है नामांकन, इसका कौन डाल? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद। ठीक है। यूनिवर्सिटी के अगर देखा जाए नामांकन भर सकता है, नामांकन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर राजनीति, कानून, इतिहास और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिलता है। इंटरनेशनल कोर्ट की जस्टिस और नोबेल शांति पुरस्कार के पूर्व विजेता। ठीक है। नोबेल कमेटी के मौजूद और पूर्व सदस्य। ठीक है। ये सब मतलब नामांकन कर सकते हैं। ठीक है। नामांकन की जो प्रक्रिया होती है, हर साल सितंबर में नामांकन की प्रक्रिया होती है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक होती है।
और नोबेल कमेटी नामांकन की समीक्षा करती है और अक्टूबर में विजेता की घोषणा कर देती है कि हाँ, ये नोबेल पीस पुरस्कार के लिए है। और पुरस्कार 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को दिया जाता है। ठीक है। और ये आप देखिए, उस टाइम पे एक चीज इन्होंने एक बात और कही है भाषण में, यूएन में जब भाषण दे रहे थे तो एक बात और कही थी, फिलिस्तीन को एक तरफा मानता हमास को इनाम देने जैसा है। ठीक है, क्योंकि जब मतलब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये सब चीज़ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यूएन में, जब यूएन में जो इस टाइम पे जो भाषण का टाइम चल रहा है, ठीक है, असमस जो 80 जो सत्र चल रहा है इस टाइम के, तो इस समय उन्होंने मतलब सभी काफ़ी देश इनकी मान्यता दे रहे हैं। तो ट्रम्प ने कहा है कुछ लोग एक तरफा तरीके से फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि ना तो इजराइल की मंशा है, ठीक है, ना तो अमेरिका की मंशा है कि वहाँ पे फिलिस्तीन उधर कहीं रहे जाके, ठीक है। तो दोनों की मंशा नहीं है, लेकिन ऐसा करने का मतलब है हमास को इनाम देना। उन्होंने कहा कि हमास ने बार बार शांति की कोशिश की है, और इसके बाद कुछ दिनों के बाद भी उसने ठुकराया है। ट्रम्प ने कहा हमें बंधकों को वापस लाना है, हम सभी 20 को वापस चाहते हैं, हम 2 और 4 नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनके बंधक अभी भी मतलब हमास के कब्जे में है, तो ये कहते हैं कि बंधक मतलब रिहा कर दो जाके। ठीक है, अब जी मतलब आखिर इनके ऊपर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, आखिर मान्यता फिलिस्तीन को क्यों दी जा रही है? क्योंकि इजराइल जो फिलिस्तीन में मतलब हमला कर रहा है, और काफ़ी टाइम हो गया हमला करते हुए, तो वहाँ के जो लोग हैं, तो वो मतलब देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो जो जा रहे हैं वो यूरोप में चले जाते हैं, और यूरोप में चले जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कतें पैदा होती हैं। इसीलिए अब यूरोप वाले देश खुद मान्यता देने लगे कि भाई कैसे भी करके रुक जाओ और अपने देश में रुके रहो। ठीक है, नहीं तो सारे मतलब यहाँ से धीरे धीरे करके हमारे यूरोप में आ जा यूरोप यूरोप कंट्री में आ जाएंगे, तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं इस चीज़ में आज मतलब ये चीज़ कहा कही गई है। अगर देखा जाए तो यूएन में 193 सदस्य देश है, और 145 देश को मतलब मान्यता पहले दे चुके थे। अभी ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, यूके जैसे अभी फिलहाल मतलब मान्यता दी है। अगर देखा जाए फिलिस्तीन में 157 देश मतलब मान्यता दे चुके हैं। ठीक है, 193 में 157 तो मान्यता दे चुके हैं कि हाँ भाई तुम एक अलग देश हो, और भाई दोनों सरवाइव करोगे। ठीक है, उस जगह में फिलिस्तीन भी सरवाइव करेगा, और उस जगह पे इजराइल सरवाइव करेगा। लेकिन इजराइल ये चाह रहा कि अब उसको समाप्त कर दे, क्योंकि इन्होंने कई ऐसी घटनाएं करी हैं, कई ऐसे आतंकी घटनाएं की है जिससे मतलब जो इजराइल बहुत परेशान हो गया। इसलिए वो सोच रहा है कि हमास को जड़ से ख़त्म करें, उस एरिया को पूरा साफ करें। ये चीज़ें हैं। ठीक है। और आगे आप देखिए, ये यूरोप देश जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, इनके बारे में उन्होंने कहा है कि यूरोप देश जो है वो रूस से तेल खरीद रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं। अब यूरोप ऐसा क्या कर रहा है? ट्रम्प ने कहा है कि रूस से तेल और गैस यूरोपीय देश की आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि वे जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, और रूस से तेल और गैस ले रहे हैं, जबकि रूस से लड़ाई चल रही है। अब ये है, रसिया जो है, रसिया की जो पाइपलाइन है वो मतलब यूरोप तक लो ये पाइपलाइन गई है, और अभी भी रूस से मतलब गैस तेल अभी भी मतलब यूरोपियन यूनियन ले रहे हैं। तो एक तरफ मतलब लड़ाई में भी इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ मतलब ये मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब मतलब रूस से तेल और गैस खरीदने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों दो तरफ की बात कर रहे हैं। यूरोपीय देशों को रूस से खरीदारी रोकनी होगी, वरना जंग रोकने की हर कोशिश बर्बाद होगी। ट्रम्प ने कहा कि भाषण के बाद यूरोपीय नेताओं ने के साथ इस मुद्दे पर जो चर्चा भी की, मतलब पहले मतलब यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया, भाषण के बाद में मतलब फिर मतलब ये जो यूरोप की जो नेता है उनके बीच में भी चर्चा हुई जाके कि ऐसा काम ना करो। एक तरफ कुछ कह रहे हो, एक तरफ कुछ कह रहे हो। अमेरिका यूक्रेन जंग रोकने के लिए कड़े टैरिफ लगाने की फिर कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आप देखिए, ट्रम्प बोले यूएन का काम जंग रोकना है, उन्हें फंडिंग करना नहीं है। अब फंडिंग कैसे करता है यूएन? यूएन का काम जंग रोकना है, उन्हें पैदा करना नहीं है, बल्कि फंडिंग करना भी नहीं है, उन्होंने ये कहा है। अब ऐसा क्या होता है, ट्रम्प ने दावा किया है कि यूनाइटेड नेशन जो पश्चिमी देशों ने उनकी सीमाओं पर जो हमले के लिए धन मुहैया करा करा रखा है, उन्होंने
यूएन पर अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर आने वाले प्रवासियों को कैश कार्ड देने का आरोप लगाया है। ठीक है, यूएन की एक शरणार्थी एजेंसी है जो स्थापित लोगों को, मतलब जो विस्थापित हो जाते हैं, दूसरे देश में कहीं जाते हैं, विस्थापित लोगों को मदद करती है। यह साफ नहीं है ट्रम्प ने कहा उस एजेंसी का जिक्र कर रहे थे या नहीं, इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात कही है उन्होंने। ठीक है। अब यूरोपीय देश में दिक्कत क्या आएगी, जिसको हमने आपको बताया था, क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ है, तो जो जो इसराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहाँ से जो लोग जो हैं वो निकल निकल के यूरोपियन देशों में जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो जो इमिग्रेशन की को लेकर कहा है कि बॉर्डर ऊपर रखने के दौर फेल हो चुके हैं, यूरोपीय देश इस वजह से ही नर्क बनते जा रहे हैं। जर्मन जेलों में अगर देखा जाए 50% के लिए कैदी है, और ऑस्ट्रिया में 53%, ग्रीस में 54%, और खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड में 72% कैदी है जो विदेशी नागरिक हैं, जो वहाँ पे कैदी बने हुए हैं। आप सोच सकते हैं जब कैदी इतने हैं तो लोग कितने होंगे। ठीक है। यूरोप संकट में है, और ये अवैध प्रवासियों ने जो हमला किया, मतलब जो अवैध प्रवासी लोग वहाँ पे एक तो जाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और देखभाल करने के बाद में वहाँ पे जाके दंगे फसाद भी करते हैं। तो इस वजह से भी उन्होंने बताया था अवैध प्रवासियों के बारे में, ये आगे चल के गंभीर संकट पैदा करेगा। अमेरिका ने अवैध घुसपैठ को बंद करने की बात कही है। ठीक है। जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला, हाँ, जो वेनेजुएला है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि वेनेजुएला की नावों पर हमले की तारीफ तारीफ की कहा है कि आतंकियों को मिटा देंगे, क्योंकि जो ट्रम्प है उन्होंने ड्रग्स जो जो ड्रग्स है जो वेनेजुएला से आ रहा है, तो उनकी जो नावों पर हमले करने के व्हाइट हाउस के फैसले की तारीफ की और कहा कि आगे भी ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो ड्रग्स तस्करी करने वाले जो हर आतंकी सावधान रहे, हम आपको मिटा देंगे। ट्रम्प ने कहा उनके पास ऐसा नहीं करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। सीधे उन्होंने वेनेजुएला पे ट्रम्प की जो मतलब है जो चेतावनी दी है, कहा है कि वेनेजुएला के आतंकवादी और निकोलस मादुरो के नेतृत्व वाले तस्करी नेटवर्क जो है, हम तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। और वहाँ पे वेनेजुएला में जो राष्ट्रपति है वो निकोलस मादुरो है। ठीक है, उनसे ये खपा खाए हुए बैठे हैं, और उसके आसपास आसपास इन्होंने मतलब वॉरशिप लगा रखे हैं कि अगर उधर का ही मतलब कोई भी अगर से मतलब वेनेजुएला से सिप आता है तो उसको जो मार गिरा देते हैं। उन्होंने सीधे सीधे यूएन में जाके उन्होंने ये बात कही है। ठीक है। और एक चीज़ और कहा है कि ट्रम्प ने एटमी हथियारों पर रिसर्च बंद करने की बात कही है, क्योंकि ट्रम्प परमाणु हथियार और बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि परमाणु हथियार बनने रुक जाएं, और एक ये भी कहा है कि हम उनका इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, अगर कभी इस्तेमाल हुआ तो दुनिया सचमुच में ख़त्म हो जाएगी, फिर बात करने के लिए कोई यूएन नहीं होगा। ये तो अच्छी बात कही है, समझे। और एक तो बात जो बायोलॉजिकल की बात की है, बायोलॉजिकल जो वेपन बनाया था कोरोना, ये चीन से ही बना था। वहाँ पे तो क्या, ये रिसर्च ही तो हो रही थी, रिसर्च से ही ये फैल गया जाके। तो ये जैविक हथियार था, वायरस बन के ये मतलब लापरवाही से मतलब ये हो गया जाके, समझ रहे हैं। और एक चीज़ और आपको घटना बताते हैं, इसको आप देखिए पहले। ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं अलसरा, ये न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं। ठीक। ये यूएनजीसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक जो बैठक हो रही है, उसमें ये स्पीच देंगे। ये है कौन, इसके बारे में ये देखिए। अहमद अलसरा 1982 में जन्म होता है, और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति जनवरी 2025 में बने हुए हैं। अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाने जाते हैं। 2003 में अल-कायदा में शामिल एक कमांडर बने हुए थे। 2003 में ये अल-कायदा का एक कमांडर हुआ करता था, आतंकवादी। और 2005-2009 में अमेरिकी कैद में ये रह चुका है। ठीक। 2011 में नुसरा फ्रंट बनाया गया था, और असद सरकार के खिलाफ इसने लड़ाई की थी। और 2016 में अमेरिका ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया था, समझ रहे हो, अजहर को। ठीक है। और 88 करोड़ रुपए का इसका इनाम रखा था अगर उसको मार दे या पकड़ ले, कुछ भी है। ठीक है। और दिसंबर 2024 में इसका तख्ता पलट कर मतलब हुआ था। इसके बाद ये मतलब राष्ट्रपति बन गए जाके। ठीक है। अब देखो ये आतंकवादी अलकायदा का,
और ये देखो यूएनजीसी में, यूएनजीए में, ये मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये वहाँ पे गया हुआ है, ठीक है, भाषण देने के लिए। ये सीरिया का मतलब राष्ट्रपति है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी भी राष्ट्रपति बन सकता है ऐसा नहीं है, ठीक है। सीरिया छोड़ भागे असद को पुतिन ने दी थी पनाह, ठीक है। जो पहले के जो राष्ट्रपति थे वो असद थे हैं। तो जब तुर्की 6 महीने पहले से जानता था कि विद्रोही तख्तापलट करेंगे, भारत बोला हालात पर हमारी नज़र हुए है उस टाइम पे। तो सीरिया के जो विद्रोही थे उन्होंने कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर रूस में भाग गए थे। और ये बताया गया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार को पतन का स्वागत किया है। अब जो अभी जो सरकार में आया हुआ है, ये मतलब अमेरिका अमेरिका का मतलब हितैषी है। और जो पहले राष्ट्रपति बना हुआ था, जो बशर अल असद, ये बना हुआ था रूस के मतलब रूस की वहाँ पे सत्ता चलती थी सीरिया में। अब चल रही है अमेरिका की वहाँ पे सत्ता में। तो ये सब है, ये आप देखिए। सीरिया के अलसरा को एर्दोगन से मुलाकात की गई थी और इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसको राष्ट्रपति बनाने में। दशकों तक असद का विरोध करता रहा, ये पहले विरोध करता रहा, लेकिन बाद में तुर्की ने पूर्व अलकायदा नेता को दमिश्क कूच में इनका साथ दिया था, ठीक है। तब ये मतलब अपने सत्ता में आ गए थे, ठीक है। अब अब ये मतलब जो इजराइल के जो नेतन्याहू हैं, ठीक है, तो ये गए हैं यूएन में, यहाँ भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए यूएन में गए थे। तो अब इसमें क्या, इनमें जब ये यहाँ मतलब इजराइल से जब उड़े और उड़ने के बाद जब ये फ्रांस के ऊपर मतलब फ्लाइट फ्रांस के ऊपर जैसे ही गए, ठीक है, तो इसके बाद इनको रास्ता चेंज करना पड़ा। क्यों रास्ता चेंज करना पड़ा? क्योंकि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इनका इनको अरेस्ट वारंट है। अगर ये किसी भी ऐसे आईसीसी मेंबर कंट्री से किसी देश से ऊपर अगर जाते हैं तो इनको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने फिर रास्ता चेंज किया, फिर ये दूसरे देश में गए। लिखा हुआ है नेतन्याहू के विमान के फ्रांसीसी हवाई क्षेत्र में उड़ान नहीं भरी है, संभवतः आईसीसी वारंट के कारण। इसके वजह से एक ग्रीस और दक्षिण इटली के ऊपर से उड़ान भरते हुए 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये गए यहाँ के, ठीक है। अब आप देखिए आगे की। अब पाकिस्तान की कुछ बात कर लेते हैं। ट्रम्प 3 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान पीएम से मिल चुके हैं, ठीक है। ट्रम्प और शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात की है 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए की सभा में की थी। उस बैठक के कतर, तुर्की और सऊदी अरब और इंडोनेशिया, मिस्र, यूएई, जॉर्डन और इन सब मतलब ये सारे जो मिडिल ईस्ट के जो लीडर थे, इन लोगों ने सब मिलके ट्रम्प से मुलाकात की। अब क्योंकि इसलिए की है कि क्योंकि इजराइल मान ही नहीं रहा है और वो किसी भी देश पे आक्रमण करता है, ठीक है, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। इसीलिए ये लोग मतलब ट्रम्प से बात की है कि इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये मुलाकात हुई जाके, तभी ये सभी मतलब जो मुस्लिम जो लीडर है वो यहाँ पे इनकी मुलाकात करते हैं, ये जो नेता हैं। हाँ, अभी ये देखो, ये शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान के पीएम है, और ये फील्ड मार्शल हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, सेना सेना प्रमुख, ये भी गए हुए हैं, ठीक है। भारत में ऐसा कभी नहीं होता कि सेना प्रमुख मतलब विदेशों की यात्रा करे जाके, और वो भी समझ सकते हो, ठीक है। इनकी क्या कदर है, इनको क्या है, ठीक है। ये आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये गए हुए हैं। भारत ने भी मतलब भारत भी गया था, लेकिन भारत को जाना था मोदी को, लेकिन मोदी गए नहीं क्योंकि काफ़ी दिक्कतें मतलब अमेरिका ने खड़ी कर रखी हैं टैरिफ की वजह से, ठीक है। तो काफ़ी मतभेद हो चुके हैं भारत और अमेरिका के बीच में, इसलिए मतलब गए नहीं मोदी साहब। और इसके बाद यूएन में जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जेम्स बॉन्ड बोल सकते हैं, ये मतलब वो उसकी यात्रा पे अमेरिका की यात्रा पे गए हुए हैं। तो इन्होंने कुछ बातें कही हैं, ठीक है। बोले हैं कि जब मतलब बोले हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में कुछ ऐसे देश होंगे जो दोनों पक्षों को शामिल करने की क्षमता रखते हैं, और ऐसे देशों को का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से
शांति स्थापित करने और उसके बाद उसे बनाए रखने दोनों के बीच में किया गया है। और विदेश मंत्री के अनुसार इसलिए जब हम शांति के लिए जटिल खतरों से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में लक्ष्यों का समर्थन करने वालों का प्रोत्साहन करने के महत्व को भी समझना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बात कही है रूस और यूक्रेन के बारे में। तो उन्होंने सही बात कही है कि अगर मान लो आप लोग लड़ झगड़ रहे हो, तो अगर ऐसा कोई देश हो जो दोनों की बात को मतलब कह सके और दोनों की बात को मान सके, इस तरीके का अगर कोई ऐसा देश निकल जाए कि इसको इधर भी मतलब अमेरिका का भी हितैषी हो और रूस का भी हितैषी हो, उससे अगर बात रखी जाए तो शायद ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, लेकिन इनको समझाए कौन? ठीक है, तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, न्यूज़ तो आपको पसंद जरूर आ रही होगी। प्लीज़ आप मतलब लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।